आप सभी को मेरा सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का डिटेल से अध्ययन किया है। आज के क्लास में हम सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर पहला जो कतार बना हुआ है, इसमें सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? कौन से क्रम में जोड़ा गया है? कतार में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कतार में सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे कई कतार बना लिए। ऐसे हमने क्या किए? कई कतार बना लिए और प्रत्येक कतार में हम सेल की संख्या भी क्या रख देते हैं? समान रख देते हैं। प्रत्येक कतार में सेल की संख्या हम क्या रख देते हैं? समान रख देते हैं। तो कतार में सेलों की संख्या भी क्या है? प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या समान है। तो यहां पर प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या समान है और साथ ही साथ इन कतारों में सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब यदि इन कतारों को हम आपस में समांतर क्रम में जोड़ दें, इन कतारों को आपस में क्या कर दें? समांतर क्रम में जोड़ दें और इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दें, तो ये कहलाता है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन और जिसके कारण बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये सेलों का जो मिश्रित क्रम संयोजन है, जो मैं अभी बताया आप लोगों को, उसको हम लोगों को 3 से 4 लाइन में क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। फिर से एक बार सुन लो। सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ने के लिए समान संख्या में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके कई कतार बना लेते हैं और इन कतारों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ करके उसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यह कहलाता है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहां पर माना प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या, प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या, प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या ये मान लेते हैं, चित्र में दर्शाए भी हैं, n। प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या कितनी है? n हमने क्या कर लिया है? मान लिया है। ऐसे कतारों की संख्या, ऐसे कतारों की संख्या भी मान लेते हैं। ऐसे कतारों की संख्या माना m है। इन कतारों की संख्या क्या है? m कतार है। m कतारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहां पर संयोजन में कुल सेलों की संख्या, संयोजन में कुल सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? संयोजन में कुल सेलों की संख्या ये हो जाएगी विद्यार्थियों m इंटू n, क्योंकि एक कतार में n सेल हैं और ऐसे कतारों की संख्या कितनी है? m है। इसलिए परिपथ में कुल सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? m इंटू n। अब हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं? E। तो E मान लेते हैं। वह प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये हम मान लेते हैं स्मॉल r है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, यहां पर हर सेल का विद्युत वाहक बल चित्र में भी दर्शा दो कितना है? प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और साथ ही साथ प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R, ये हम मान के चले हैं। तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध को भी हम परिपथ में प्रत्येक सेल का दर्शा दिए। ठीक है। अब यहां पर प्रत्येक कतार में कुल विद्युत वाहक बल, प्रत्येक कतार में सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, एक कतार में सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो यहां पर विद्युत वाहक बल एक कतार में, तो सेल आपस में जुड़े हैं कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और कितने सेल जुड़े हैं एक कतार में? एक कतार में सेलों की संख्या कितनी है? n है।
तो E प्लस कितने बार जोड़ना है, N बार। तो एक कतार में सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, N इंटू E। ठीक है, अब यहां पर संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल ये कितना होगा, फिर से मैं डायग्राम को बैक करता हूं, ध्यान देना। एक कतार का विद्युत वाहक बल कितना आया है, N इंटू E है, और ये कतार कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण प्रत्येक कतार का जो विद्युत वाहक बल होगा वो बिंदु A और B के बीच का क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। तो इसलिए यहां पर संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, N इंटू E होगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं प्रत्येक कतार का कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक कतार का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक कतार में कौन से क्रम में जुड़े हैं, सेल के साथ जुड़ा है श्रेणी क्रम में, और एक कतार में कितने सेल जुड़े हैं, N सेल जुड़े हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध भी R प्लस R कितने बार होगा, N बार। तो इसको जोड़ेंगे R प्लस R N बार, तो कितना आएगा, N इंटू R आएगा। अब संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये मैं मान लेता हूं R डैश है, स्मॉल r डैश है, तथा प्रत्येक कतार कौन से क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक कतार आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर से मैं डायग्राम को बैक करके दिखाता हूं आप लोगों को, ये देख लो। प्रत्येक कतार में, ये प्रत्येक कतार आपस में कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और एक कतार का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, एक कतार का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, N इंटू R। तो कुछ इस प्रकार है, ये देख लो, एक कतार का आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R, दूसरे कतार का आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R, फिर ऐसा करके ये अंतिम कतार का भी आंतरिक प्रतिरोध कितना है, N इंटू R है, और कुल कतार कितने हैं, M कतार है, और ये आपस में कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहां पर समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का हम इसी चैप्टर में पढ़े हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कुछ इस प्रकार फार्मूला आता है। तो यहां पर प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध NR है, और कुल प्रतिरोध कितना माने हैं संयोजन का, R डैश माने हैं। तो यहां पर 1/R डैश इज इक्वल टू ये पहले कतार का 1/NR, फिर दूसरे कतार के लिए प्लस 1/NR, ऐसे करके हम लोगों को कितने कतार हैं, टोटल M कतार हैं, तो M बार हम लोगों को क्या करना है, जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर 1/R डैश इज इक्वल टू, आपस में ऐसा जोड़ते जाएंगे 1/NR को जोड़ते जाएंगे M बार, तो ये आ जाएगा M/NR। अब यहां से R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा NR/M, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब ये परिपथ का में जितने भी सेल जुड़े हैं उसका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना मिला है, R डैश इज इक्वल टू NR/M। बाह्य प्रतिरोध हम परिपथ में दर्शाए हैं, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध R हो तो बाह्य प्रतिरोध कितना दर्शाए हैं, R दर्शाए हैं। ये देख लो चित्र में बाह्य प्रतिरोध हमने कितना दर्शाया है, R दर्शाया है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध में क्या आ जाएगा, बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R और आंतरिक प्रतिरोध R डैश का मान हमने कैलकुलेट किया है NR/M।
तो यहां पर परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना मिल गया, बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध R प्लस एन आर बाई एम। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो, परिपथ में प्रवाहित धारा I ले लेते हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो I इज इक्वल टू होता है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और अपान परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहां पर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कैलकुलेट किए हैं और परिपथ का कुल प्रतिरोध भी हमने कैलकुलेट किया है। कुल विद्युत वाहक बल हमने निकाला है परिपथ का या संयोजन का N इंटू ई, कुल विद्युत वाहक बल हमने निकाला है N इंटू ई, और कुल प्रतिरोध अभी हमने कैलकुलेट किया है ये R प्लस एन आर अपान एम, R प्लस एन आर अपान एम। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, m इसके साथ तिर्यक गुणा होगा, ऊपर में n इंटू ई है अपान r के साथ m तिर्यक गुणा m इंटू आर प्लस फिर एन आर, और नीचे में जो m है वो ऊपर चला जाएगा m n e अपान एम आर प्लस एन आर। तो यहां पर परिपथ में प्रवाहित धारा का फार्मूला प्राप्त हो गया है, एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। यदि एग्जाम में सेलों को मिश्रित क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है और मिश्रित क्रम में प्रवाहित धारा के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, यदि पूछा जाता है तो विद्यार्थियों आप लोगों को यहां तक सॉल्व करना है। इसमें यदि हम परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा, परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा के लिए शर्त निकालना चाहें, प्रवाहित अधिकतम धारा का शर्त निकालना चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, यहां पर धारा का जो सूत्र आया है I इज इक्वल टू कितना आया है, एम एन ई अपान एम कैपिटल R प्लस एन आर। I का मान अधिक होने के लिए ये देखो ये हर में है, इस हर का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो I का मान अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए, I का मान अधिक होने के लिए एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस एन आर का मान कम होना चाहिए, का मान कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एम आर प्लस एन आर जो है धारा आई के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार यदि इसका मान कम है तो आई का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस एन आर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर, ये हम लिख सकते हैं। यदि हम इसका विस्तार करें a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, इसका विस्तार करेंगे तो माइनस 2ab के रूप में जो आएगा वो इससे कैंसिल होगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा वो इतने के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर एम आर प्लस एन आर का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां पर भी इसका मान को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुक्रमानुपाती है। तो I का मान अधिक होने के लिए, I का मान अधिक होने के लिए यहां पर जो स्क्वायर में है, स्क्वायर में क्या है, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, का मान न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब देखो न्यूनतम कब होगा, यदि हम इसका मान कम करेंगे, यदि हम इसका मान ऋणात्मक कर देते हैं तो उसका स्क्वायर है तो फिर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोगों को उसका सबसे न्यूनतम मान कब मिलेगा,
न्यूनतम मान मिलेगा यहां पर अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर के स्क्वायर का न्यूनतम मान तभी मिलेगा जब इसका मान कितना होगा, शून्य होगा। शून्य से यदि नीचे हम ऋणात्मक करते हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव मिल जाएगा, तो वो न्यूनतम मान नहीं होगा। न्यूनतम मान उसका सबसे कम कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पर इसका स्क्वायर है। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल स्क्वायर को हमने क्या किया, हटा दिया। अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर को हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। साथ ही साथ दोनों पक्ष से अंडर रूट हटा दो, क्या आ जाएगा, यहां से r इज इक्वल टू आ जाएगा एन आर अपान एम, एन आर अपान एम। अब मैं पिछला पेज बैक करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर देखो मैंने जो समीकरण नंबर 1 लिखा है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में आर डेस कितना मिला है, एन आर बाई एम। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला आया है इसके रिप्लेस में हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आर डेस। आर क्या है, आर क्या है, आर है बाह्य प्रतिरोध, और साथ ही साथ आर डेस क्या है, आर डेस है सेलों के संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां पर ध्यान देना, सेलों के संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ने पर परिपथ में तभी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी जब बाह्य प्रतिरोध संयोजन के, सेलों के संयोजन के कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सेलों को हम लोगों को मिश्रित क्रम में तभी जोड़ना है जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के क्या है, बराबर है। तब उस कंडीशन में परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। तब हम लोगों को सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ने पर लाभ होगा। अब परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम कब होगी और कितनी होगी, ये तो हमने देख लिया कब होगी, कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी ये आई मैक्सिमम मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां पर प्रवाहित धारा का सूत्र हमने निकाला है एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। तो ये प्रवाहित धारा एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर, एन आर की जगह हम ये रख देते हैं, कितना रखेंगे, एम आर। तो ये आ जाएगा एम एन ई अपान एम आर प्लस एम आर जोड़ देंगे 2mr, यहां से m और m कैंसल हो जाएगा, I मैक्सिमम इज इक्वल टू मिल जाएगा n इंटू ई अपान 2r। तो सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा का फार्मूला है I मैक्सिमम इज इक्वल टू n इंटू ई अपान 2r। तो आज हमने सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन का डिटेल से अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अति चालकता। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अति चालकता के बारे में पढ़ेंगे। अति चालकता हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है ताप का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर प्रभाव, ताप का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर प्रभाव। तो धातु में और मिश्र धातु में, किसमें, धातु में व मिश्र धातु में यदि हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में। प्रतिरोधकता भी क्या होती है धातु में, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी क्या होती है, बढ़ती है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि मिश्र धातु और धातु में ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। तो आइए यदि हम इसी में धातु में और मिश्र धातु में ताप घटाएंगे तो क्या होगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता भी घटेगी। ठीक है, तो सीधा सीधा धातु और मिश्र धातु में
प्रतिरोधकता जो है ताप के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। सीधा सीधा बात करें, प्रतिरोधकता जो है वो ताप के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटेगी। तो यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष में ताप को लिया गया है और वाई अक्ष में लिया गया है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का संकेत चिन्ह रो। अब यहां पर ताप हम कम करते हैं तो धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक निश्चित ताप पर धातु की प्रतिरोधकता 0 हो जाती है। एक निश्चित ताप पर धातु की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, 0 होती जाती है। यदि हम ताप कम करते जाएं तो उसका प्रतिरोधकता कम होते जाती है। फिर अकस्मात एक नियत ताप पर धातु या मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, अतिचालकता कहा जाता है। नियत ताप पर किसी धातु या मिश्र धातु, नियत ताप पर किसी धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का अचानक से 0 होना, प्रतिरोधकता का अचानक 0 हो जाना, अचानक 0 हो जाना, यह कहलाता है अतिचालकता। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता का 0 हो जाना क्या कहलाता है, अतिचालकता। अब हमने ये भी पढ़ा है इसी चैप्टर में विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जो है प्रतिरोधकता के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। विद्युत चालकता सिग्मा, सिग्मा क्या है, विद्युत चालकता है। विद्युत चालकता प्रतिरोधकता के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यदि अकस्मात प्रतिरोधकता 0 हो जाती है तो विद्युत चालकता क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो नियत ताप पर किसी धातु और मिश्र धातु के प्रतिरोधकता का 0 होना या उसकी विद्युत चालकता का अनंत होना, इस घटना को क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। और साथ ही साथ जिस पदार्थ में यह घटना घटित होती है, कौन सी घटना, जिस पदार्थ में अतिचालकता की घटना घटित होती है उस पदार्थ को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जिस पदार्थ में, जिस मिश्र धातु और धातु में अकस्मात उसका प्रतिरोधकता 0 हो जाता है और विद्युत चालकता अनंत हो जाती है, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और सामान्य तौर पर ये जो अतिचालक पदार्थ हैं 0.1 केल्विन से 10 केल्विन ताप के अंतर्गत पाया जाता है। कितना, 0.1 केल्विन से 10 केल्विन ताप के अंतर्गत पाया जाता है। अब इसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं आप लोगों को कि अतिचालक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 3.72 केल्विन, 3.72 केल्विन पर टीन अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। 3.72 केल्विन पर टीन क्या होता है, अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। 4.2 केल्विन पर पारा, पारा भी किसकी भांति व्यवहार करता है, अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। 7.2 केल्विन पर, 7.2 केल्विन पर सीसा, ये भी किसकी भांति व्यवहार करता है, अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पर जो ताप की वैल्यू लिखी गई है, जो ताप की वैल्यू लिखी गई है जिस पर इन पदार्थों का प्रतिरोधकता 0 और विद्युत चालकता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। ठीक है, तो इन तापों को क्या कहा जाता है, इन ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर धातुओं या मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जिस ताप पर किसी धातु या मिश्र धातु की प्रतिरोधकता 0 हो जाती है तथा विद्युत चालकता अनंत हो जाती है, उस ताप को क्या कहा जाता है, क्रांतिक ताप। यहां पर मैं दर्शाया भी हूं ग्राफ में
क्रांतिक ताप, ताप को टेम्परेचर T, C लिखा हुआ है नीचे में, क्रिटिकल क्रांतिक के लिए C लिखा हुआ है, तो क्रांतिक ताप को किससे दर्शाया गया है? Tc से दर्शाया गया है। अब बात आती है कि अतिचालकता का कारण क्या है? अतिचालकता का कारण, अतिचालकता का कारण क्या है? तो यहां पर अतिचालकता का कारण का कोई ठोस कारण अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा खोज नहीं कर पाया गया है। अतिचालकता का कोई ठोस कारण अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पता नहीं लगा पाया गया है। कुछ संभावनाएं व्यक्त की गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा, उसके बारे में अभी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देना इधर, संभावनाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिरोध कब उत्पन्न होता है? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके मार्ग पे धन आयन होते हैं, वो धन आयन से टकराता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसके मार्ग में क्या होता है? बाधा होती है। अब क्या कारण है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धन आयन से नहीं टकराता है? उस कारण को हम लोगों को बताना है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा संभावनाएं व्यक्त की गई है कि क्रांतिक ताप पर, जिस ताप पर प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्रांतिक ताप पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या कार्य करता है? आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल का मान जो होता है बहुत अल्प होता है। तो क्रांतिक ताप पर इलेक्ट्रॉनों पर अल्प आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों द्वारा युग्मों का निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा युग्मों का निर्माण किया जाता है और इन युग्मों के गति में धन आयन के कंपन की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन आयन के कंपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन आयन के कंपन का प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है बिना धन आयन से टकराए, इलेक्ट्रॉन जो है धन आयन से टक्कर किए बिना गति करता है। धन आयन से टक्कर किए बिना क्या करता है? गति करता है, जिसके कारण उस चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। उस चालक की विद्युत चालकता क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। तो ये कुछ संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, लेकिन इसका शाश्वत प्रमाण नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गति करे और उसके मार्ग पर धन आयन ना आए या वो इलेक्ट्रॉन धन आयन से ना टकराए। तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसका कोई शाश्वत प्रमाण नहीं है। साथ ही साथ अतिचालकता का अनुप्रयोग, अतिचालकता का अनुप्रयोग कहां पर किया जाता है? तो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो विद्युत चालकता का अनंत होना, प्रतिरोधकता का शून्य होना से तात्पर्य है यदि हम अतिचालक पदार्थ लें, यदि हम एक सिरे पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, तार कौन सा है? अतिचालक पदार्थ का तार है। यदि एक सिरे पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, तो दूसरे सिरे पर क्या होगा? 5 एम्पियर की धारा प्राप्त होगी। तो सीधा सीधा उपयोग में हम लिख सकते हैं कि बिना विद्युत ऊर्जा व्यय किए, बिना विद्युत ऊर्जा व्यय के धारा को, विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ये पहला इसका उपयोग है। साथ ही साथ दूसरा उपयोग है इसका, सुपर कंप्यूटर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अतिचालक पदार्थ का किसके निर्माण में? सुपर कंप्यूटर के निर्माण में। और इसके साथ ही साथ उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए या प्रबल चुंबक बनाने के लिए अतिचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है।
उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए या प्रबल चुंबक बनाने के लिए अतिचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये अतिचालकता के बारे में अभी हमने जितना पढ़ा, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है, इससे ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे।